आधुनिक चीन में मृत्युदंड का अस्तित्व हमेशा नैतिक सीमाओं और सामाजिक सहमति से बंधा रहा है। ये सबसे सावधानीपूर्ण रवैये के साथ मौजूद है और केवल अत्यंत घृणित अपराधों पर लागू होता है। इसके पीछे जीवन के अधिकार के प्रति सम्मान और न्यायिक संयम की भावना निहित है। लेकिन जब हम प्राचीन काल की ओर लौटकर देखते हैं तो दंड का अर्थ अक्सर सार्वजनिक चेतावनी से गहराई से जुड़ा हुआ था। ये सिर्फ अपराध की सजा नहीं था, बल्कि लोगों के मन में भय बैठाने का एक साधन भी था। सामंती राजसत्ता के अधीन शासन का एक ऐसा औजार जो रोंगटे खड़े कर देता था। आज मेरे साथ चलिए और चीन के प्राचीन इतिहास के 10 सबसे भयानक, सबसे विकृत दंडों पर एक नजर डालते हैं। प्राचीन चीनी दंड विवरणों के अनुसार कागज चिपकाने की यातना को गुप्त, कोमल और बिना निशान छोड़े किया जाने वाला दंड कहा गया है। पहली नजर में यह सुनकर लगता है कि इसमें कोई घातकता नहीं है, लेकिन यही तथाकथित सभ्य बाहरी आवरण इसकी अत्यंत क्रूर सच्चाई को छिपाता है। कागज चिपकाने की यातना कोई ऐसा दंड नहीं था जिसे आम लोग जानते हों, लेकिन महल और सरकारी दफ्तरों के भीतर यह एक विशेष उपाय के रूप में इस्तेमाल होता था, और वो भी खास उद्देश्यों और अवसरों पर। यह दंड आमतौर पर कबूलनामा उगलवाने, विरोधियों को खत्म करने या किसी की जिंदगी को चुपचाप समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, खासकर उन लोगों के लिए जो ऊंचे पदों पर थे, जिनकी पहचान विशेष थी और जिन्हें खुले तौर पर मारना उचित नहीं समझा जाता था। इस दंड की प्रक्रिया सरल लेकिन बेहद क्रूर थी। पीड़ित के हाथ पैर कसकर बांध दिए जाते थे। फिर जल्लाद एक बेहद पतला कागज, अक्सर शहतूत की छाल या रुई से बना, उसके चेहरे पर रखता था और धीरे धीरे पानी छिड़कता था ताकि कागज त्वचा से पूरी तरह चिपक जाए। कागज की परतें एक के बाद एक मुंह और नाक को ढंकती जाती थीं। अगर व्यक्ति कबूल नहीं करता तो जल्लाद कागज चिपकाते हुए मजाकिया लहजे में कहता, एक और परत जोड़ दी जाए, जिसे एक और पद देना कहा जाता था। नाम था जियागुआन, लेकिन असल में हर परत मौत के और करीब ले जाती थी। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डरावनी बात यह है कि इस तरीके से शरीर पर बहुत कम बाहरी निशान पड़ते थे। यह कोड़े मारने जैसी सजाओं की तरह त्वचा को फाड़ता नहीं था, लेकिन शरीर पर इसका असर जानलेवा होता था। इसकी पीड़ा आम इंसान की सहन शक्ति से परे थी, और वो भी पूरी तरह बेबस और डर से जूझते हुए। अधिकतर लोग 5वीं या 6ठी परत तक पहुंचते पहुंचते सांस नहीं ले पाते थे। कुछ तो 4थी परत पर ही बेहोश हो जाते थे। जब कागज सूख जाता था और चेहरे की बनावट से चिपक जाता था, तो वो किसी नाटक के मुखौटे जैसा आकार छोड़ देता था। इस दंड का इतिहास मिंग राजवंश तक जाता है। कहा जाता है कि मिंग के संस्थापक सम्राट झू युआनझांग अधिकारियों पर कठोर नियंत्रण रखते थे। खुली और रक्तरंजित यातनाएं भले ही डरावनी हों, लेकिन कुछ ऐसे मामलों में जहां सम्मानजनक ढंग से निपटान जरूरी समझा जाता था, वे कागज चिपकाने की यातना जैसे बिना निशान छोड़े तरीकों को प्राथमिकता देते थे। हालांकि आधिकारिक इतिहास में इसका व्यापक उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कई टिप्पणियों, लोक कथाओं और अनौपचारिक इतिहास ग्रंथों जैसे मिंग महल की अवशेष कथाएं में इसका जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि छिंग राजवंश के महल में भी इसी तरह की विधि का उपयोग होने की बात सामने आती है, जिसे ची बी कहा जाता था। छिंग दरबार की सबसे चर्चित घटना महारानी सिक्सी के काल की बताई जाती है। देर छिंग काल के नपुंसकों की स्मृतियों के अनुसार गुआंगशू काल में महल के अंदर आपसी झगड़ों और गोपनीय सूचनाओं के लीक होने के कारण 30 से अधिक नपुंसकों को गुप्त रूप से निपटा दिया गया, और यह गुप्त निपटान
वास्तव में कागज चिपकाने की यातना ही था। बाद में आंतरिक मामलों का विभाग उन्हें महामारी से मृत्यु बताकर वीरान जमीन में दफना देता था, बिना किसी आवाज, बिना किसी निशान के। यह दंड कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता की इच्छा के अनुसार विरोधियों को साफ करने के लिए था। महारानी सिक्सी देरछिंग राजनीति की सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद महिलाओं में से एक थीं। उनका शासन सिर्फ कठोर राजनीतिक चालों के लिए ही नहीं, बल्कि निजी यातनाओं और क्रूर दंडों से जुड़ी अफवाहों के लिए भी जाना जाता है। निषिद्ध नगर की ऊंची दीवारों के भीतर एक ऐसा अनौपचारिक और भयावह दंड चुपचाप चलता रहा, जिसे बॉक्स दंड कहा जाता है। ये तथाकथित बॉक्स दंड किसी भी आधिकारिक कानूनी संहिता में दर्ज नहीं था। ये कोई सार्वजनिक दंड नहीं था, बल्कि क्रूर अधिकारियों, गुप्तचरों और यहां तक कि कुछ गुप्त संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यातना का तरीका था। इस दंड का मूल तरीका था पीड़ित को जबरदस्ती एक छोटे बंद लकड़ी या लोहे के बक्से में ठूंस देना। जगह इतनी कम होती थी कि व्यक्ति न खड़ा हो सकता था, न पूरी तरह लेट सकता था, बस सिकुड़ कर रहना पड़ता था। लंबे समय तक इस कैद में रहने से रक्त संचार बाधित हो जाता था, मांसपेशियां जकड़ जाती थीं, चेतना धुंधली हो जाती थी और मानसिक संतुलन टूटने लगता था। और भी क्रूर रूपों में इस बक्से को तेज गर्मी या कड़ाके की ठंड में रखा जाता था। कभी कभी जानबूझकर उसे वीराने या पानी के किनारे फेंक दिया जाता था, ताकि व्यक्ति पूरी तरह असहाय हो जाए और अपनी किस्मत पर छोड़ दिया जाए। ये दंड सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी पूरी तरह तोड़ देता था। इस तरह की चरम यातना पर सबसे ज्यादा जानकारी तथाकथित मार्ता संगठन से जुड़ी मानी जाती है। मार्ता मूल रूप से चीन रूस सीमा क्षेत्र में रहने वाला एक मंगोल समुदाय या स्थानीय गुप्त संगठन था, जिसे 19वीं सदी के अंत में विधर्मी गतिविधियों का केंद्र बताया गया। अपने गद्दारों को दंडित करने और बाहरी दुश्मनों से निपटने के लिए इस संगठन ने अत्यंत गोपनीय और क्रूर दंड प्रणालियां विकसित की, जिनमें बॉक्स दंड भी शामिल था। एक यूरोपीय यात्री की डायरी के अनुसार, जब मार्ता समुदाय दुश्मनों को पकड़ता था तो उन्हें तुरंत मारने के बजाय जिंदा ही बंद लकड़ी के बक्सों में बंद कर देता था और वीरान घास के मैदानों में छोड़ देता था। न पानी, न खाना, कोई परवाह नहीं। लंबे समय तक इस अंधेरी कैद में रहने से पीड़ित मानसिक रूप से टूट जाते थे और अंततः या तो मर जाते थे या अपंग हो जाते थे। कुछ चरम मामलों में कई दिनों बाद उस बक्से समेत व्यक्ति को दूर दराज झीलों में फेंक दिया जाता था, ताकि पूरी तरह निशान मिटा दिया जाए। उस समय यह घटना चीन के मुख्यधारा मीडिया में तो चर्चा का विषय नहीं बनी, लेकिन रूस और यूरोप में परोक्ष रूप से फैली और आधुनिक कूटनीतिक दस्तावेजों में सीमांत यातना विवाद के रूप में दर्ज हुई। बॉक्स दंड का खतरा सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये एक मूक सामाजिक नियंत्रण का औजार भी था। जब स्थानीय अधिकारी औपचारिक तरीकों से कबूलनामा नहीं निकाल पाते थे, तो वे इस दंड का सहारा लेते थे और गुप्त संगठन इसे अनुशासन मजबूत करने और सामूहिक आज्ञाकारिता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। क्योंकि इसमें बाहरी घाव नहीं दिखते थे और सबूत जुटाना मुश्किल होता था, इसलिए जो लोग बच भी जाते थे वे भी कानूनी न्याय की उम्मीद छोड़कर चुप रहना ही बेहतर समझते थे। यही संस्थागत ठंडी हिंसा थी जिसने बॉक्स दंड को एक समय सीमा क्षेत्रों और गुप्त समाजों में व्यापक बना दिया। गणराज्य काल में प्रवेश करने के बाद जैसे जैसे कानून का विचार मजबूत हुआ, इस तरह की यातनाओं को उजागर किया गया और उनकी आलोचना हुई। नए अखबारों ने निजी यातना कक्षों की रिपोर्टें छापीं। विद्वानों और सुधारकों ने अवैध दंडों, खासकर मानसिक यातना पर आधारित तरीकों को समाप्त करने की मांग की। मिंगुओ डेली में छपे एक लेख में लिखा गया,
बक्से का दंड, बाहर कोई निशान नहीं, भीतर सब कुछ चकनाचूर। ये मानो धरती का नरक है। इसी तरह की जनमत की दबाव ने सरकारों को न्यायिक सुधार और क्रूर अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए मजबूर किया। चीनी साहित्य के 4 महान उपन्यासों में से एक वाटर मार्जिन के 23वें अध्याय में वांग पो नामक महिला को पान जिनलियन और शीमेन छिंग के अवैध संबंधों में दलाली करने के कारण वू सॉन्ग द्वारा उजागर किए जाने के बाद अधिकारियों के हवाले कर दिया जाता है। अंततः उसे कठोर दंड दिया जाता है और सार्वजनिक रूप से लकड़ी के गधे पर चढ़ाया जाता है। वर्णन भले ही संयमित हो, लेकिन वह दृश्य आज भी सिहरन पैदा करता है। लकड़ी का गधा कोई असली जानवर नहीं था, बल्कि एक क्रूर दंड उपकरण था। ये लकड़ी की बेंच जैसा होता था, ऊपर एक खूंटा और नीचे पहियों वाला ढांचा, दूर से गधे के आकार जैसा। अपराधी को ऊपर बांध दिया जाता था और उपकरण के हिलने डुलने से शरीर को तीव्र पीड़ा होती थी। ये दंड अत्यंत अपमानजनक माना जाता था, खासकर नैतिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में। अक्सर इसके साथ सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया जाता था, ताकि लोगों में डर बैठाया जा सके। इस दंड का इतिहास तांग और सॉन्ग काल तक जाता है। शुरू में यह साधारण लकड़ी की ऊंची बेंच या खूंटे के रूप में था, जो स्थानीय अदालतों या जेलों में इस्तेमाल होता था। बाद में यह एक विशेष उपकरण में बदल गया। सॉन्ग काल तक इसकी संरचना और जटिल हो गई। इसमें उत्तेजक डिजाइन जोड़े गए और इसे कोड़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि पीड़ा और बढ़े। युआन काल के बाद तो कुछ लकड़ी के गधों में धातु के हिस्से और यहां तक कि लोहे के कांटे भी लगाए गए, ताकि चेतावनी का असर और बढ़े। ये दंड सबसे ज्यादा महिला अपराधियों पर लागू किया जाता था, खासकर प्राचीन सामंती नैतिक व्यवस्था के तहत उन महिलाओं पर जिन्हें स्त्री धर्म का पालन न करने वाली या झगड़ालू औरत माना जाता था। इसे ऐसे लोगों को दंडित करने का साधन समझा जाता था जो सामाजिक नियमों से बाहर निकल जाती थीं। उदाहरण के लिए वाटर मार्जिन में वांग पो का मामला और पारंपरिक नाटक डो ए युआन में ऐसे दंड का वर्णन आता है। इन्हीं साहित्यिक चित्रणों के प्रभाव से बहुत से लोगों के मन में ये धारणा बन गई कि लकड़ी के गधे की सजा केवल महिलाओं से ही जुड़ी हुई थी। लेकिन वास्तव में ये दंड केवल महिलाओं तक सीमित नहीं था। ऐतिहासिक अभिलेखों में ये दर्ज है कि पुरुषों को भी इसी प्रकार की सजा दी गई थी, अर्थात ये कोई विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई यातना नहीं थी, बल्कि एक व्यापक और अत्यंत क्रूर दंड व्यवस्था का हिस्सा थी। उत्तरी सॉन्ग काल में मिजो के प्रशासक झाओ ये शहर छोड़कर भागने के आरोप में पकड़े गए और उन्हें भी लकड़ी के गधे पर बिठाकर सार्वजनिक रूप से घुमाया गया। युआन काल की शुरुआत में चंगेज खान के रिश्तेदार अंबागाई को जिन राज्य ने पकड़कर इसी तरह के दंड से गुजारा। मिंग और छिंग काल तक आते आते ये दंड पूरी तरह विकसित हो चुका था। इसकी संरचना जटिल थी, साथ ही इसे लागू करने की पूरी प्रक्रिया और सहायक उपकरण भी मौजूद थे। लकड़ी के गधे को अक्सर जिला कार्यालयों के बाहर रखा जाता था, लोगों को चेतावनी देने के लिए। छिंग काल के अंत में जैसे जैसे आधुनिक कानूनी सोच फैलने लगी, इस तरह की यातनाओं की आलोचना हुई और लकड़ी के गधे जैसे दंड अंततः समाप्त कर दिए गए। हालांकि ऐतिहासिक अभिलेखों में लकड़ी के गधे का उल्लेख मिलता है, लेकिन विवरण सीमित हैं। इसके विपरीत उपन्यासों, नाटकों और कथात्मक साहित्य में इसका वर्णन कहीं अधिक विस्तार और कभी-कभी कलात्मक रूप में मिलता है। जैसे दी गोंग आन और शी गोंग आन में लकड़ी के गधे का उपयोग कहानी में नाटकीय प्रभाव बढ़ाने के लिए किया गया है, न कि वास्तविक न्यायिक रिकॉर्ड के रूप में। वास्तविक जीवन में ये एक दंड उपकरण था,
जिसे तय प्रक्रियाओं और विशिष्ट मामलों में ही लागू किया जाता था, जबकि साहित्य में ये अक्सर बदले या नैतिक न्याय का प्रतीक बन जाता था, एक ऐसा संकेत कि बुरे कर्मों का फल अंततः मिलता ही है। साधारण जीवन में कंघी करना और धोना सिर्फ रोजमर्रा की सफाई है, लेकिन प्राचीन चीनी दंड इतिहास में यही शब्द एक ऐसी भयावह क्रूरता को छुपाते हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। यह कंघी बालों के लिए नहीं, बल्कि इंसान की त्वचा और मांस के लिए इस्तेमाल होती थी। ये सामंती युग के सबसे भयावह मृत्युदंडों में से एक था। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इस दंड की शुरुआत तांग काल से मानी जाती है। उस समय इसका कोई औपचारिक नाम नहीं था, लेकिन इसके संकेत मिलते हैं। तांग काल के मध्य में शक्तिशाली मंत्री वू सांसी ने अपने राजनीतिक विरोधी हुआन यानफान को यातना देने के लिए उसे उल्टा बांधकर कपड़े उतार दिए और बांस की खुरदरी पट्टियों से उसकी पीठ घसीटवाई, जिससे उसे लंबे समय तक पीड़ा झेलनी पड़ी। ये कंघी दंड का प्रारंभिक रूप माना जाता है। सोंग काल में दाली मंदिर के अधिकारी चेन यीझोंग ने पूछताछ के दौरान कैदियों की त्वचा पर गर्म पानी डालकर फिर बांस की ब्रश से घावों को रगड़ा ताकि वे जबरदस्ती कबूल करें। उस समय ये पूरी तरह संस्थागत नहीं था, लेकिन इसकी क्रूर पद्धति इस्तेमाल होने लगी थी। इस दंड को औपचारिक रूप से स्थापित करने का श्रेय मिंग राजवंश के संस्थापक सम्राट झू युआनझांग को दिया जाता है। भ्रष्टाचार को कुचलने और विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने जिनयिवेई और गुप्त जेलों जैसी संस्थाएं बनाईं और उन्हें अत्यधिक अधिकार दिए। कबूलनामा निकालने के लिए कंघी से धोने का दंड एक आम साधन बन गया। पीड़ित को निर्वस्त्र कर लोहे के बिस्तर से बांधा जाता था। पहरेदार बार बार गर्म पानी डालते थे और त्वचा सूखने से पहले ही लोहे या बांस की कंघियों से उसे साफ किया जाता था। होंगवू शासन के 18वें वर्ष में राजकोष के उपमंत्री गुओ हुआन पर भारी अनाज घोटाले का आरोप लगा। वे इस दंड के सबसे प्रसिद्ध पीड़ितों में से एक बने। इस मामले में हजारों लोग फंसे थे और मुख्य अपराधियों पर इस दंड का प्रयोग अधिकारियों को डराने और भ्रष्टाचार विरोधी संकल्प दिखाने के लिए किया गया। इतिहास में दर्ज है कि इस मामले के बाद स्थानीय अधिकारी अधिक सावधान और ईमानदार हो गए। इस दंड की अत्यधिक क्रूरता के कारण ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका विवरण अक्सर संक्षेप में ही दिया गया है, लेकिन यह निश्चित है कि कई लोग इस यातना में तड़पते हुए मर गए। कुछ तो दंड पूरा होने से पहले ही जेल में दम तोड़ बैठे। जिनयिवेई के हाथों में ये दंड महिलाओं पर भी लागू किया जाता था, जिससे अपमान और पीड़ा और बढ़ जाती थी। मिंग काल के मध्य और उत्तरार्ध में झांग जूझेंग से जुड़े मामलों में उनके रिश्तेदारों में से कुछ को इस दंड का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि बहुत कम लोग पूरे शरीर के साथ लौट पाए। हालांकि झू युआनझांग अपनी कठोर नीति के लिए जाने जाते थे, लेकिन कहा जाता है कि जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने भी इस दंड को अत्यधिक क्रूर मानना शुरू कर दिया। ऐसी अफवाहें हैं कि एक बार इसे लागू होते देख वे स्वयं स्तब्ध रह गए और इसे समाप्त करने का आदेश दिया, लेकिन वास्तव में छिंग काल के शुरुआती वर्षों में ये दंड अभी भी विद्रोह जैसे गंभीर अपराधों पर लागू होता रहा। कांगशी काल में 3 सामंतों के विद्रोह के दौरान पकड़े गए सेनापति वेईपू को कठोर प्रतिरोध और निर्दोषों की हत्या के आरोप में इसी दंड से दंडित किया गया। बाद में जैसे जैसे शासन स्थिर हुआ, छिंग सरकार ने यातनाओं के प्रयोग में अधिक संयम बरतना शुरू किया। कियानलोंग काल में महान छिंग कानून संहिता के संशोधन में भले ही इसे औपचारिक रूप से पूरी तरह समाप्त न किया गया हो, लेकिन इसके प्रयोग को सख्ती से सीमित कर दिया गया। वास्तविक मामलों में इसका उपयोग बहुत कम हो गया। अंततः छिंग काल के अंत में
पश्चिमी कानूनी विचारों के आगमन के साथ ये दंड भी इतिहास के मंच से पूरी तरह हट गया। टीवी धारावाहिक बूबू जिंगशिन में महल की दासी यूतान को 9वें राजकुमार के जासूसी नेटवर्क से जुड़ा बताया जाता है और अंत में योंगझेंग उसे भाप में पकाकर मारने की सजा देता है। शो में उसके तड़पने का कोई सीधा दृश्य नहीं दिखाया जाता, लेकिन कैमरे की भाषा और उस बेबसी का माहौल कई दर्शकों के मन में ऐसा साया छोड़ देता है जो उतरता ही नहीं। और हैरानी की बात, यह सजा सिर्फ टीवी की कल्पना नहीं थी। चीनी इतिहास में इसके वास्तविक अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। इसे कड़ाह में उबालकर मारना और तेल में पकाकर मारना जैसी संज्ञाओं से भी बताया जाता है। तरीका आमतौर पर यह कहा जाता है कि एक बहुत बड़े कांसे के विशाल कड़ाह या लोहे के भारी बर्तन में पानी या तेल डाला जाता, फिर अपराधी को उसमें रखा जाता, आग जलाकर ताप बढ़ाया जाता और अंततः उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। बाहर से देखें तो खून दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रक्रिया बेहद धीमी और बेहद पीड़ादायक कही जाती है। यहाँ तक कि जीवन के आखिरी क्षणों में भी व्यक्ति के होश में रहने और उस नरक जैसी यातना को महसूस करने की बात भी दर्ज मिलती है। इतिहास स्रोतों के मुताबिक इसका उल्लेख पश्चिमी झोउ काल तक में मिलता है। गोंगयांग झुआन में बताया जाता है कि की ए गोंग को झोउ ईवांग ने कड़ाह में उबालकर मारने की सजा दी। इसे इस सजा के शुरुआती लिखित उदाहरणों में से एक माना जाता है। इसके बाद युद्धरत राज्यों के दौर और फिर छिन हान काल में यह सजा व्यापक रूप से दिखाई देने लगती है और शासकों के लिए दुश्मन ताकतों को डराने का एक चरम हथियार बन जाती है। मशहूर रणनीतिक सलाहकार ली यीजी की मौत भी इसी से जुड़ी बताई जाती है। कहा जाता है कि वह लियू बांग के आदेश पर की राज्य को आत्मसमर्पण के लिए मनाने गया था, लेकिन की के राजा तियान गुआंग ने उसे कैद कर लिया और इसी तरह की सजा से मरवा दिया। शिजी में उसके अंत का वर्णन बहुत छोटा है, मगर जरा सोचें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शियांग यू ने भी इस दंड का इस्तेमाल शत्रु सेनापति झो के को दंड देने में किया और लियू बांग को धमकाने के लिए लियू ताई गोंग को पकाने की बात तक कही, ऐसा इतिहास वर्णनों में आता है। फिर आते हैं दक्षिण उत्तर राजवंश और 5 राजवंश 10 राज्यों के दौर। युद्ध लगातार और इंसानी जान की कीमत घास जैसी। ऐसे समय में इस तरह की यातनाएं सरदारों और अलग-अलग सत्ता समूहों के हाथों में एक औजार बन गईं। 5 राजवंशों के समय के डोंग झांग के बारे में बताया जाता है कि उसने याओ होंग को तेल से भरे कड़ाह में डलवाया। कहा जाता है कि तरीका अत्यंत क्रूर था। ऐसी निरंकुशता में यह सिर्फ मारने की सजा नहीं रहती, बल्कि शासन की एक तरह की डर दिखाने वाली प्रदर्शनबाजी बन जाती है। जनता को आतंकित करना, विरोधियों को कुचलना। मिंग काल में यह सजा दा मिंग लियू में कानूनी दंड के रूप में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं थी, लेकिन कुछ राजनीतिक सफायों और निजी बदलों में इसके उल्लेख बार बार मिलते हैं। मिंग के योंगले सम्राट झूदी ने जिंगनान अभियान के बाद सत्ता हासिल करने के बाद अपने राजनीतिक विरोधी तिये श्वान पर तेल में पकाने की यातना दी। किंवदंती के अनुसार तिये श्वान सजा के दौरान भी वफादारी की बातें करता रहा और उसके शरीर के फटने तथा आवाज से सेना के कांपने का वर्णन मिलता है। हालांकि यह विवरण कुछ हद तक दंत कथात्मक माना जाता है, फिर भी यह इस दंड की भयावहता को परोक्ष रूप से दिखाता है। छिंग काल के बाद जब कानून व्यवस्था ज्यादा मानकीकृत हुई, तो यह सजा धीरे धीरे इतिहास के मंच से हटने लगी, मगर लोक कथाओं और स्थानीय निजी हिंसा में यह कभी-कभी धुंध की तरह फिर दिख जाती है। खासकर कुछ भारी अपराधियों, राजनीतिक दुश्मनों या निजी दुश्मनी के बदले में लोहे के पिंजरे में भूनना या भट्टी सील करके पकाना जैसे मिलते जुलते तरीकों का इस्तेमाल होने की बात कही जाती है। हांगझो में तो एक लोहे का कड़ाह भी
छिन हुई ने युए फेई को पकाया जैसी लोक परंपरा से जुड़ा बताया जाता है। हालांकि इसके पक्ष में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर यह दिखाने के लिए काफी है कि इस सजा का डर लोगों के मन से पूरी तरह मिटा नहीं। कुल मिलाकर यह सजा सामंती युग की दंड व्यवस्था की सबसे अमानवीय कड़ियों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। यह सिर्फ जीवन नहीं छीनती, बल्कि लंबे समय तक शरीर और मन दोनों को तोड़ने का तरीका बनती है। सिर काटना या फांसी जैसे अपेक्षाकृत तेज अंत के मुकाबले 5 घोड़ों से शरीर फाड़ना, ये बेहद चरम यातना सिर्फ चीन में ही नहीं, पश्चिम में भी अलग रूपों में मौजूद रही है। चीन के इतिहास में इसे रथ चीर दंड के रूप में बताया जाता है। इसकी शुरुआत बहुत पुरानी मानी जाती है और इसे खास तौर पर बगावत, देशद्रोह, सम्राट से छल जैसी बातों के लिए रखा जाता था। यानी उद्देश्य सिर्फ मारना नहीं, बल्कि सार्वजनिक अपमान और पूरी तरह से नकार देना भी था। इसका सबसे पुराना सिरा झो काल तक जोड़ा जाता है। झो ली में इसके उल्लेख मिलते हैं, जिन्हें सत्ता के खिलाफ उठने वालों पर लागू किया जाता था। युद्धरत राज्यों में राजनीतिक संघर्ष और तेज हुआ और ये दंड राज्य की हिंसक मशीनरी का अहम हिस्सा बन गया। छिनहान से लेकर तांग सोंग तक ये चलता रहा और कहा जाता है कि मिंग छिंग के दौर में जाकर ये धीरे धीरे समाप्त हुआ। इसकी लंबी अवधि खुद बताती है कि शासक अत्यंत दंड को जनता के सामने दिखाने पर कितना निर्भर रहे। इस दंड से पीड़ित लोगों में शांग यांग की कहानी सबसे ज्यादा दिल को चुभती है। शांग यांग का असली नाम गोंग सुन यांग था। वो युद्धरत राज्यों में वेई राज्य का कुलीन था। बाद में छिन पहुंचा और मशहूर सुधार लागू किए। उसने कुलीनों के विशेषाधिकार घटाए, समूह दंड जैसी सख्त व्यवस्थाएं लागू कीं और युद्ध योगदान पर पुरस्कार दिए। नतीजा, छिन की ताकत तेजी से बढ़ी और आगे चलकर 6 राज्यों के एकीकरण की नींव पड़ी। लेकिन सुधारों ने कुलीन वर्ग के मूल हितों पर चोट की। दुश्मनी गहरी होती गई। छिन शाओ गोंग की मृत्यु के बाद नए राजा छिन हुईवेन वांग को शांग यांग पसंद नहीं था। कुलीनों के दबाव में उस पर विद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया। शिजी के अनुसार उसने पहले जो सख्त कानून बनाए थे उनसे जनता में रोष था, और विडंबना ये कि भागते समय वो अपने ही कानून के तहत बने सराय नियमों की वजह से कहीं ठहर भी नहीं सका। आखिर में पकड़े जाने पर उसे इसी दंड से मार दिया गया और शरीर तक को ठीक से दफनाने नहीं दिया गया। और सबसे व्यंग्यात्मक बात, उसके सुधार रद्द नहीं हुए, बल्कि वही छिन को और ताकतवर बनाते रहे। यानी उसने व्यवस्था बनाकर देश खड़ा किया और उसी व्यवस्था ने उसे काट खाया। गुण और दोष दोनों, और जीवन एक त्रासदी। शांग यांग के अलावा कई चर्चित पीड़ित बताए जाते हैं। सु छिन, युद्धरत राज्यों का प्रसिद्ध रणनीतिकार। कहा जाता है कि वो की राज्य की साजिश का शिकार हुआ। मरने से पहले उसने खुद यही दंड मांगा ताकि अपनी वफादारी साबित कर सके, और साथ ही अपराधी पकड़ने पर इनाम तय कराया। कथनों के मुताबिक उसकी इच्छा पूरी हुई। शरीर बिखरा पर नाम साफ हुआ। लाओ आई, छिन के उत्तरकाल में कहा जाता है कि वो झाओ ताई हो का प्रिय था। बाद में छिन शी हुआंग को उसके और सम्राट की मां के बीच अवैध संबंध व विद्रोह की साजिश का पता चला, और उसे इसी दंड तथा परिवार के पूर्ण विनाश जैसी कठोर सजा दी गई। ये घटना उस समय समाज में भारी हलचल का कारण बनी और इसे सत्ता खतरे हटाने की बड़ी कड़ी माना जाता है। मा युआन ई, हान काल में पीली पगड़ी विद्रोह के नेता, बगावत की योजना के कारण इसी दंड से दंडित किया गया ताकि दूसरों को सबक मिले। यांग श्वानगान, सुई तांग काल में सुई के खिलाफ असफल विद्रोह के बाद उसे भी यही सजा मिलने की बात आती है।
छेन आन। यहां तक कि मिंग काल तक ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मिंग ताइजू झू युआन झांग की कठोर शासन शैली के बीच होंगवू वर्षों में शीर्ष परीक्षार्थी छेन आन पर परीक्षक को रिश्वत देने का आरोप लगा और दक्षिण उत्तर सूची विवाद से जुड़कर सम्राट से छल/अवज्ञा के अपराध में इसी दंड से दंडित किया गया। उसे इतिहास के सबसे दुखद शीर्ष परीक्षार्थियों में से एक कहा जाता है और ये भी कि राजनीति में ये दंड देर तक इस्तेमाल होता रहा। पश्चिम में भी इसके समान रूप रहे, जैसे इंग्लैंड में पहले फांसी, फिर पेट चीरना, फिर शरीर के 4 टुकड़े करना, या फ्रांस की पहिए से तोड़ने जैसी विधियां, जिनकी क्रूरता कम नहीं थी। यानी जब राज्य मशीनरी दंड को शक्ति प्रदर्शन के साथ जोड़ देती है तो ऐसे दंड डर और पूर्ण आज्ञाकारिता का संदेश बन जाते हैं। लानियू कांड चीनी इतिहास में बेहद झकझोर देने वाला माना जाता है, केवल इसलिए नहीं कि लानियू मिंग राजवंश का एक बड़ा संस्थापक योद्धा था, बल्कि इसलिए कि उसका अंत रूह कपा देने वाला बताया जाता है। होंगवू 26 वर्ष में झू युआन झांग ने विद्रोह के नाम पर लानियू को गिरफ्तार कर मरवा दिया। सबसे डरावनी बात ये कही जाती है कि सजा के बाद उसकी त्वचा उधेड़ी गई और यहाँ तक कि उसकी खाल में भूसा भरकर पुआल का पुतला बनाया गया और लोगों को दिखाने के लिए टांगा गया। ये सजा मिंग की खोज नहीं थी। इसकी जड़ें प्राचीन किंवदंतियों तक जोड़ी जाती हैं। शान हाई जिंग जैसे ग्रंथों में कहा जाता है कि हुआंगदी ने ची यो से युद्ध के बाद उसकी खाल उतारकर चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन अपेक्षाकृत स्पष्ट प्रणालीबद्ध उपयोग युद्धरत राज्यों से दिखने लगता है। हान काल में ये अधिकतर मृत्यु के बाद की त्वचा उधेड़ के रूप में मिलता है और धीरे धीरे जीवित व्यक्ति पर भी लागू होने की बात सामने आती है। हालांकि संख्या कम और इसे अपवाद रूप में चरम दंड कहा जाता है। 3 राज्यों और दक्षिण उत्तर राजवंश में इसका उपयोग अधिक बार दिखता है, खासकर निरंकुश शासकों के दौर में। पूर्वी वू के सुन हाओ के बारे में कहा जाता है कि वो अत्यधिक शराबी था और मिजाज बेहद चंचल, और वो अधीनस्थों पर चेहरे की खाल जैसी सजा भी दे देता था। उत्तरी छी के गाओझान और गाओवेई पिता पुत्र को भी विलासी और क्रूर बताया गया है और त्वचा उधेड़कर मनोरंजन जैसी बातें रिकॉर्ड में मिलती हैं। इस दौर की ये सजा अधिकतर निजी हिंसा के रंग में बताई जाती है। जिसने इसे आधिकारिक कानूनी धाराओं तक उठाया वो मिंग राजवंश था। झू युआन झांग ने शुरुआत से लोहे के हाथ से अफसरशाही पर नियंत्रण की नीति अपनाई। भ्रष्ट अफसरों को डराने के लिए उसने दा गाओ बनाया, जिसमें साफ लिखा बताया जाता है, जो 60 लियांग या उससे ज्यादा रिश्वत करे उसे त्वचा उधेड़कर भूसा भरने की सजा। होंगवू काल का गुओ हुआन कांड इसका एक और प्रतिनिधि उदाहरण माना जाता है। गुओ हुआन, जो कर भंडार से जुड़ा अधिकारी था, उस पर धन और अनाज के बड़े गबन का आरोप लगा। झू युआन झांग ने स्वयं आदेश देकर उसे मरवाया और यही सजा लागू की, ऐसा रिकॉर्ड में आता है। कहा जाता है कि इस केस में जुड़े लोगों को भी फंसाने की संख्या 10,000 से ज्यादा तक पहुंची। असर बहुत विशाल था और इसे मिंग के शुरुआती भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की चरम सीमा कहा जाता है। ये सजा सिर्फ भ्रष्ट अफसरों तक सीमित नहीं रही। अशांत दौर में इसे सैन्य अनुशासन या दुश्मन को डराने के लिए भी इस्तेमाल करने की बात कही जाती है। मिंग के अंतिम वर्षों की अराजकता में झांग शियानझोंग द्वारा सिचुआन में लागू कथित खून से सने नियमों में इसी तरह की क्रूर सजाओं का जिक्र मिलता है। छिंग काल में इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया गया, लेकिन उपयोग बहुत कम बताया जाता है, अधिकतर विद्रोह दमन या अत्यंत गंभीर अपराधियों के लिए। आगे आधुनिक युग में कानून व्यवस्था के आधुनिकीकरण के साथ ऐसी चरम सजाएं पूरी तरह समाप्त कर दी गईं और इतिहास की धूल बन गईं।
ये सजा असल में न्याय का नहीं, शक्ति के चरम प्रदर्शन का प्रतीक बन जाती है। एक ऐसा साधन जिससे शासक डर के जरिए जनता और अफसरशाही को नियंत्रित करना चाहता है। झू युआनझांग ने इसे बार बार इसलिए इस्तेमाल किया, ऐसा विश्लेषण मिलता है कि वो हर कोई खुद को खतरे में महसूस करे जैसा माहौल बनाना चाहता था, ताकि अफसर रिश्वत लेने की हिम्मत न करे। लेकिन छिंग काल के विद्वान झाओ यी ने गाई यू छोंग काओ में लिखा कि लोगों को यूं दिखाकर दहलाना दिल ठंडा कर देता है और ये लंबे समय का समाधान नहीं। विद्वान जिन लियांगनियन ने भी आलोचना की कि ये दंड अल्पकाल में असर दिखा सकता है, पर कानून राज को जड़ से नुकसान पहुंचाता है। अत्याचार से व्यवस्था बनाए रखने पर गलत सजाएं बढ़ सकती हैं और लंबे समय में सत्ता की स्थिरता के लिए भी नुकसानदेह है। हजार कट वाली सजा शब्द का सबसे पुराना उल्लेख शुनजी के योजुओ अध्याय में मिलता है, लेकिन शुरुआती अर्थ धीरे होना जैसा था, कोई विशेष दंड नहीं, जैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ना का भाव, एक धीमी गति बिना जल्दबाजी। लेकिन समय के साथ यही शब्द खून और भय के रंग में रंगता गया। इसे टुकड़े टुकड़े काटना या हजार कट भी कहा जाता है और प्राचीन चीन के चरम दंडों में शिखर माना जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि अपराधी के शरीर को धीरे धीरे काटा जाता ताकि वो लंबे समय तक असह्य पीड़ा में रहे। सिर काटने या फांसी की तुरंत समाप्ति के विपरीत इसका जोर ही एक लंबी मृत्यु प्रक्रिया पर था। आधिकारिक कानून में इसका शुरुआती प्रवेश लियाओ राजवंश में बताया जाता है। खितान बहुल शासन ने इसे पहली बार दंड संहिता में शामिल किया। बाद में सोंग में खास मामलों में इसका इस्तेमाल होने लगा और युआन में इसे और संस्थागत किया गया, यहाँ तक कि काटने की संख्या 100 से अधिक तक निर्धारित होने की बात कही जाती है। मिंग छिंग में यह दंड अक्षम्य अपराधों जैसी श्रेणी के लिए व्यापक रूप से उपयोग हुआ, खासकर विद्रोह, सम्राट हत्या, माता-पिता की हत्या जैसे नैतिक व्यवस्था को उलट देने वाले अपराधों में। मिंग के मध्य उत्तरकाल में तरीकों पर कुछ संयम का उल्लेख आता है, लेकिन कई कालखंडों में यह सत्ता के विरोधियों को कुचलने और सम्राटी शक्ति मजबूत करने का साधन भी बना रहा। इतिहास में इस दंड से मरने वालों में सबसे प्रसिद्ध नामों में एक मिंग काल के शक्तिशाली दरबारी नपुंसक लियू जिन का है। लियू जिन मिंग वुजोंग के समय बहुत प्रभावशाली था और कहा जाता है कि उसने 10 से अधिक वर्षों तक दरबार पर पकड़ बनाए रखी। उसे गुटबाजी, निजी स्वार्थ और महादेश द्रोह में दोषी ठहराया गया। झेंगदे 14 वर्ष में उसे यही दंड दिया गया। कथनों के मुताबिक 3 दिन 3 रात बाद जाकर उसकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कुछ लोग तो खाना लेकर आए जैसे यह तमाशा हो। 1905 में फुझूली नाम का एक मंगोल पुरुष भारी अपराध के कारण इसी दंड से दंडित हुआ। इसे चीनी इतिहास में अंतिम आधिकारिक निष्पादन बताया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कही जाती है कि पूरी प्रक्रिया को एक विदेशी पत्रकार ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया और वह पश्चिम में व्यापक रूप से फैल गई। अंतर्राष्ट्रीय जनमत में तीखी प्रतिक्रिया हुई और इसे पूर्व की बर्बर और पिछड़ी परंपरा की निशानी कहकर आलोचना की गई। और यहीं एक बड़ा मोड़ आता है। इसी घटना ने परोक्ष रूप से छिंग सरकार को दंड व्यवस्था के व्यापक सुधार की ओर धकेला। उसी वर्ष छिंग सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस दंड के साथ साथ लाश के साथ दंड और सिर का प्रदर्शन जैसी क्रूर सजाओं को समाप्त करने की घोषणा की और चीनी न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि इसे कानूनी दंड के रूप में खत्म हुए 100 से ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन इसके सांस्कृतिक प्रतीक
आज भी मौजूद हैं। फिल्मों, उपन्यासों, यहाँ तक कि मुहावरों में हजार कट आज भी अत्यंत घृणा के लिए इस्तेमाल होता है। इसके पीछे असल में प्राचीन समाज का वह कठोर तरीका झलकता है जिसमें दंड को नैतिकता और भावनाओं से जोड़ दिया जाता था। अत्यधिक पीड़ा पैदा करके यह दिखाना कि कुछ कर्मों के लिए शून्य सहनशीलता है। दंड इतिहास की दृष्टि से यह शरीर राजनीति का एक बहुत स्पष्ट रूप माना जाता है, जहां शासक की शक्ति सीधे अपराधी के शरीर पर उतारी जाती है। एक एक कट के साथ सत्ता का अंतिम प्रदर्शन दंड स्थल पर पूरा होता है और देखने वालों के मन में सबसे गहरा डर बोया जाता है। छिन राजवंश के प्रधानमंत्री ली सी ने छिन शी हुआंग के साथ मिलकर 6 राज्यों के एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन सम्राट की मृत्यु के बाद सत्ता परिवर्तन की साजिशों में वो फंस गया। झाओ गाओ ने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया और आखिर में उसे कमर से काटने की सजा मिली। इतिहास रिकॉर्ड के अनुसार उसे जब दंड स्थल की ओर ले जाया जा रहा था तो उसने अपने बेटे से रोते हुए कहा, मैं चाहता था कि हम फिर से पीले कुत्ते की लगाम पकड़ें, शांगछाई के पूर्वी फाटक से निकलें और चालाक खरगोश का शिकार करें। क्या अब यह संभव है? ये प्राचीन चीन की बेहद क्रूर मृत्युदंड विधि मानी जाती है, जिसमें धारदार हथियार से व्यक्ति को कमर के पास से 2 भागों में काट दिया जाता है। बहुत लोग सहज ही मान लेते हैं कि ऐसा होते ही तुरंत मौत हो जाएगी, लेकिन विवरण बताते हैं कि वास्तविकता अक्सर इसके उलट होती थी। कहा जाता है कि ये दंड अक्सर तुरंत मृत्यु नहीं देता था। शुरुआती क्षणों में असह्य पीड़ा होती और व्यक्ति कई बार होश में रहते हुए धीरे धीरे दम तोड़ता। इसका सबसे पुराना उल्लेख झोउ काल तक ले जाया जाता है। झोउ ली के अनुसार इसे रथ चीर दंड और सार्वजनिक रूप से दंडित करना के साथ 3 सबसे भारी मृत्युदंडों में गिना गया था। छिन हान के बाद कानूनवादी विचार के उभार और सम्राटी सत्ता के केंद्रीकरण के साथ ये गंभीर अपराधों पर राज्य का दंड साधन बन गया। चाओ छो, पश्चिमी हान का प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, उसने क्षेत्रीय राजकुमारों की शक्तियां घटाने की नीति सुझाई और जिंग सम्राट ने दरबारी दबाव / शांति के लिए उसे इसी दंड से मरवाया, ऐसा इतिहास में आता है। बानशी, पूर्वी हान में शाही वंश का एक सदस्य बताया जाता है। उस पर यिनचेंग राजकुमारी की जान लेने का आरोप लगा और माता हत्या जैसे घोर अपराध में उसे ये दंड दिया गया। यहां तक कि परिवार भी फंसाया गया। ये घटना दिखाती है कि उस समय सम्राटी सत्ता का शाही परिवार पर नियंत्रण कितना कठोर था और ये भी कि असहनीय अपराध के लिए इस दंड को कितनी दहशत के साथ देखा जाता था। तांग सोंग में भी ये दंड न्याय व्यवस्था में मौजूद रहा, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी मिलते हैं जिनमें दंडित व्यक्ति को थोड़ा मानवीय अंत देने की कोशिश का उल्लेख है, जैसे दंड से पहले विष शराब देना या परिवार द्वारा जल्लाद को रिश्वत देकर एक ही तेज वार में काम खत्म करवाना ताकि पीड़ा कम हो। मिंग काल में भी ये दंड बार बार दिखता है, खासकर राजनीतिक संघर्षों में। उदाहरण के तौर पर वही मिंग ताइजू झू युआनझांग, जिनके समय कंघी कराकर और धुलवाकर दंड और त्वचा उधेड़ने जैसे दंड भी चर्चित हैं। कवि गाओ छी को दरबार की आलोचना के कारण ये दंड दिया गया और कहा जाता है कि उसे 7 बार काटा गया, जो सामान्य पैमाने से कहीं अधिक था। किंवदंती में छिंग के योंगझेंग काल में यू होंगतू नाम के एक अधिकारी को भी ये दंड दिया गया बताया जाता है। कहा जाता है कि वो दंड के बाद भी अपने खून से सन 7 बार लिख पाया। ये चीनी अक्षर सन का भाव हिंदी में अत्यंत दुखद के बहुत करीब माना जा सकता है और ये देखकर लोग दंग रह गए। खबर मिलने पर योंगझेंग सम्राट क्रोधित हुआ और उसने इस दंड को समाप्त करने का आदेश दिया, ऐसा कथन चलता है।
हालांकि इस पर ऐतिहासिक विवाद भी है। आमतौर पर माना जाता है कि यू होंगतू वास्तव में सिर काटकर मारा गया था, न कि कमर से काटकर। लेकिन ये कहानी प्रतीकात्मक अर्थ में बहुत प्रभावशाली रही और इसे इस दंड के अंत की प्रतीकात्मक घटना जैसा देखा जाता है। वास्तविकता ये बताई जाती है कि छिंग के मध्यकाल के बाद कानून व्यवस्था के अधिक मानकीकरण और सामाजिक धारणाओं के बदलने से ये दंड धीरे धीरे समाप्त हो गया। छियानलुंग के बाद लगभग फिर इसका उपयोग नहीं दिखता और आगे छिंग सरकार ने अधिकतर सिर काटना या फांसी जैसे तुलनात्मक रूप से कम क्रूर दंड अपनाए। ये दंड फिर लोक कथाओं और साहित्य में एक भूतिया स्मृति बनकर रह गया। आज ये शब्द अक्सर खबरों या मनोरंजन में रूपक की तरह इस्तेमाल होता है, किसी प्रोजेक्ट या करियर के अचानक कट जाने के लिए। लेकिन इतिहास में ये दो शब्द खून, सत्ता, दंड और अपमान का ऐसा बोझ ढोते थे जो असंख्य लोगों के लिए कभी न मिटने वाला दुस्वप्न था। कई ऐतिहासिक चीनी धारावाहिकों में हम ये लाइन बार बार सुनते हैं, 9 कुलों का संहार। ये सुनते ही पर्दे पर अक्सर खून खराबे और पूरे घराने के मिट जाने जैसी त्रासदी दिखती है। और असलियत ये है कि ये सिर्फ कलात्मक अतिशयोक्ति नहीं थी। प्राचीन चीन के कुछ दौर में ये सच में मौजूद एक चरम दंड प्रणाली बताई जाती है। और इससे भी आगे इतिहास में 10 कुलों तक सामूहिक दंड की बात भी मिलती है। 10 कुल का मतलब 9 कुल से भी आगे दायरा बढ़ाना। 9 कुल में आमतौर पर माता पिता का कुल, पत्नी का कुल और अन्य निकट रिश्तेदारी यानी व्यापक पारिवारिक संबंध शामिल माने जाते हैं। और 10वां कुल कहा जाता है कि यह शिष्य, अनुयायी, यहां तक कि मित्रों तक को समेट सकता है। ये सजा सिर्फ अपराधी व्यक्ति को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे सामाजिक रिश्तों के जाल को नष्ट करने के लिए थी, ताकि एक व्यक्ति का कृत्य सैकड़ों हजारों लोगों की साझा विपत्ति बन जाए। ये तरीका एक तरफ वफादारी बनाम बगावत का आतंक पैदा करता है और दूसरी तरफ निरंकुश व्यवस्था के तहत मानवता और रक्त संबंधों को कुचल देने की चरम सीमा बन जाता है। इस व्यवस्था का शुरुआती उल्लेख छिन हान तक ले जाया जाता है, जहां पहले 3 कुलों जैसी बातें ज्यादा मिलती हैं और ये मुख्यतः राजद्रोह, सम्राट हत्या जैसे गंभीर अपराधों पर लागू बताई जाती है। सुई तांग में 9 कुलों का दंड एक रिवाज बनता गया और मिंग के शुरुआती दौर में, खासकर झू युआनझांग और झू दी के समय, ये दंड चरम पर पहुंच गया। यहां तक कि 10 कुलों तक जैसी भयावह बातों का जिक्र मिलता है। इनमें सबसे स्तब्ध कर देने वाले मामलों में एक फांग शियाओरू का केस है। फांग शियाओरू मिंग के शुरुआती दौर का प्रसिद्ध कन्फ्यूशी विद्वान था और जियानवेन सम्राट का भरोसेमंद मंत्री। जब उसके चाचा झूदी ने जिंगनान अभियान के जरिए सत्ता पलटकर उसे हटाया और खुद योंगले सम्राट बना, तो उसने फांग शियाओरू को अपनी ताजपोशी की राजाज्ञा लिखने के लिए बुलाया। फांग शियाओरू ने साफ इनकार किया। कहा जाता है कि उसने कलम पटक दी और झूदी को सत्ता हड़पने वाला कहकर फटकारा और झुकने से इनकार कर दिया। कथनों के मुताबिक झूदी बेहद क्रोधित हुआ। उसने फांग शियाओरू को 1000 कट वाली सजा से मरवाया और 10 कुलों तक को समाप्त करने का आदेश दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा अनिश्चित बिंदु है। ये 10 कुल असल में किन किन को शामिल करता था? इतिहास स्रोतों में इसका ठोस एकमत विवरण नहीं मिलता। मिंगशी में बस उसके कुल का नाश जैसा संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। बाद के कुछ लेखन, जैसे येजी में कहा जाता है कि उसके शिष्य, मित्र, पड़ोसी तक घसीटे गए और संख्या 800 से ज्यादा तक हो सकती है। हालांकि 10 कुल का वास्तविक अस्तित्व विद्वानों में विवादित है, लेकिन मिंग के अन्य शुरुआती बड़े मामलों को देखकर सामूहिक फसाने का दायरा इतना विशाल था कि ये सिर्फ घर मिटाना नहीं, सामाजिक रिश्ते मिटाना जैसी चरम स्थिति के करीब पहुंच गया था।
उदाहरण के लिए हु वेयोंग कांड और लान यू कांड। इन सब को झू युआनझांग ने सम्राट के आसपास के बुरे लोगों को हटाना जैसी भाषा में निपटाया बताया जाता है। इसमें सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार, अधीनस्थ अफसर, मित्र, यहां तक कि नौकर भी फंसाए गए। रिकॉर्ड के मुताबिक लान यू कांड में 15,000 से अधिक सैनिक मारे गए और इसे एक राजनीतिक सफाई अभियान की रक्त रंजित आंधी कहा जाता है। इस तरह की सजा के पीछे का तर्क क्या था? एक तरफ सत्ता का भय, विरोधियों का भय, जनमत का भय, दूसरी तरफ पारंपरिक निष्ठा और पितृधर्म की नैतिकता का चरम उपयोग। जब एक व्यक्ति की गलती से उसके अनगिनत रिश्तेदार मिट जाएं, तो शासक एक हर कोई डरने वाला समाज बनाना चाहता है ताकि कोई भी बगावती सोच तक न करे। ये लताओं की तरह फैलकर उखाड़ देना वाला तरीका न सिर्फ विरोधियों के खून खानदान को मिटाता है बल्कि भविष्य में होने वाली नैतिक जवाबदेही की संभावना को भी काट देता है। फिर भी 10 कुलों तक का दंड प्राचीन कानून का सामान्य रूप नहीं था। ये ज्यादातर राजवंश परिवर्तन और अत्यंत अस्थिर राजनीतिक क्षणों में सामने आता है। स्थिर समय में चाहे मिंग छिंग के कानून सख्त रहे हों, इस चरम दंड को यूं ही आसानी से लागू नहीं किया जाता था। इसे नंबर 1 पर और साधारण मौत की सजा से 10,000 गुना ज्यादा भयावह कहने का कारण ये है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं लेता, ये पूरे परिवार, पूरे सामाजिक रिश्ते। तो बस आज के वीडियो का पूरा कंटेंट यही था। आज हमने चीन की सबसे भयावह 10 सजाओं में से ये हिस्से बताए। आपको इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा दहला देने वाली लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।